प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित पाठ जूठन आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं तथा उससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जो आर्ट साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक होगा। आइए सबसे पहले हम सब जूठन पाठ के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। और कहाँ पर हुआ था? वर्ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 17 नवंबर 2013 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 17 नवंबर 2013 को। इनके माता पिता का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था मुकुंदी देवी और पिताजी का नाम था छोटन लाल। तो ये पूछा भी गया है कि इनके माता पिता का क्या नाम था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कृतियां देखते हैं। जूठन जूठन ये क्या है? ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। सरला घुसपैठिए कहानी संग्रह है। सरला और घुसपैठिए क्या है? ये कहानी संग्रह है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये सब क्या है? ये सब कविता संकलन है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये सब कविता संग्रह है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है? ये आलोचनात्मक निबंध है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था को स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो वो स्थापित किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। तो ये भी पूछा गया है, इस रूप में भी पूछा गया है कि मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो वो महाराष्ट्र में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, इनको जो पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार कौन सा था? वो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार था। और कब मिला था? 1993 में मिला था। तो इतनी चीजें इनके जीवन परिचय से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि जूठन नामक पाठ में है क्या। तो जूठन नामक पाठ में है क्या, इसको देखते हैं हम सब। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के इसी नाम से प्रकाशित आत्मकथा का अंश है। तो जूठन क्या है? जूठन जूठन नाम से प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का अंश है। मतलब इनकी आत्मकथा जो जूठन नाम से प्रकाशित थी, उसी के कुछ अंश को इस पाठ में लिया गया है। इसमें लेखक के जीवन के 3 मार्मिक अंश संकलित हैं। तो लेखक के जीवन के कितने मार्मिक अंश संकलित हैं? तो 3 मार्मिक अंश संकलित हैं, जो समाज की उस क्रूर मानसिकता के दस्तावेज है। ये क्या है? ये समाज की क्रूर मानसिकता के दस्तावेज है। महज जातिगत निम्नता के कारण किसी मनुष्य को हीन मानती है। तो ये जो है क्रूर मानसिकता क्या है? जो महज जातिगत निम्नता के कारण उस मनुष्य को हीन मानती है। ऐसी जो है क्रूर मानसिकता समाज में पाई जाती है। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा। तो जब जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बचपन में जब स्कूल में गए, प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां के हेडमास्टर जो थे उनका क्या नाम था? कलीराम। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को अपने कमरे में बुलाकर पूछा। क्या पूछा? क्या नाम है बे तेरा? इस रूप में उन्होंने उसको बे कहकर पुकारा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा ओम प्रकाश। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ओम प्रकाश। जब हेडमास्टर ने पूछा कि क्या नाम है बे तेरा, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश। तो उन्होंने अपना नाम ओम प्रकाश बताया। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। तो वो कहते हैं कि मैं डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बोला। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। तो हेडमास्टर थोड़ा जो है सख्त थे, थोड़ा मतलब क्रूर टाइप के थे, जिनको देख करके बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। तो पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी, लोग सभी उनसे डरते थे। स्कूल में उनका पूरा आतंक रहता था बच्चों के बीच। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। तो हेडमास्टर ने दूसरा सवाल पूछा कि चूहड़े का है, अर्थात चूहड़े के समाज से आता है? तो ओम प्रकाश जी ने कहा जी। उन्होंने कहा जी, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं चूहड़े के समाज से आता हूँ। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झड़ बना ले, पत्तों वाली झाड़ बढ़ाना। तो हेडमास्टर ने कहा कि स्कूल के सामने ही शीशम का पेड़ था और हेडमास्टर ने कहा कि उस शीशम के पेड़ पर चढ़ जा और वहां से टहनियां तोड़ ला और टहनियों की झाड़ बना ले, अर्थात झाड़ू बना ले। और क्या करना है? झाड़ू बना करके और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तो हेडमास्टर कलीराम कहते हैं कि जो झाड़ू बनाना, उसे पूरे स्कूल को ऐसे चमका देना जैसे शीशे की तरह से चमका देना, अर्थात बहुत अच्छी तरह से झाड़ू लगाना। तेरा तो यूं खानदानी काम है। उसको ये भी कहते हैं कि ये तो तुम्हारा खानदानी काम है साफ सफाई करना, इसलिए तुम्हें ये सब आता होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से स्कूल को चमका दे। जा फटाफट लग जा काम पे।
तो जो बच्चा पढ़ने के लिए आया था उसको हेडमास्टर कलीराम ने किस काम में लगा दिया? उसको जो है हेडमास्टर कलीराम ने झाड़ू के काम में लगा दिया, अर्थात स्कूल में झाड़ू लगाने का काम उसे दे दिया, उसे पढ़ने से दूर कर दिया। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। तो हेडमास्टर के आदेश पर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उन्होंने कमरा भी साफ कर दिया, बरामदा भी साफ कर दिया। तो हेडमास्टर ने देखा कि इसने दोनों साफ कर दिए, तो उसने कहा कि ये जो सामने मैदान है, मैदान में भी झाड़ू लगा दे। वाल्मीकि जी कहते हैं लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, अर्थात जितनी उम्र थी उसके हिसाब से वो मैदान में झाड़ू लगाने के लायक नहीं थे। अर्थात एक छोटे बच्चे को 1 बीघे के मैदान में अगर झाड़ू लगाने के लिए 10 बिस्से के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कह दिया जाएगा तो वो शायद उसके सामर्थ्य से बाहर की चीज होगी। तो उसी चीज को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने यहाँ पर अपने शब्दों में व्यक्त किया है। जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। तो लेखक कहता है कि इस बड़े से मैदान में झाड़ू लगाने से मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था। तो उनका कहना था कि इतनी धूल उड़ रही थी जो पूरा सर में भर गया था और चेहरे पर पूरी धूल जम गई थी। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। उनका कहना था धूल उड़ रहा था इसलिए पूरे चेहरे पर धूल अट गया था और जो है मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। तो लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी कक्षा के सभी बच्चे उस समय पढ़ रहे थे और हेडमास्टर मुझसे झाड़ू लगवा रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हेडमास्टर यद्यप अपने कमरे में बैठे हुए थे लेकिन वो उनकी निगाह जो थी वो हमारे ऊपर टिकी हुई थी कि ये बच्चा कैसा झाड़ू लगा रहा है। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। तो उस समय पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तो लेखक कहता है कि मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा, मुझे पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। तो लेखक कहता है कि जीवन में हमने जो हमारी उम्र थी उस उम्र तक मैंने कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों में मैं लाडला था। तो वो अपनी बातों को कहते हैं कि परिवार में मैं सबसे छोटा था और मैं सभी का लाडला था, अर्थात मुझे कोई काम करने नहीं देते थे। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। तो पहले दिन में उसने पूरे दिन झाड़ू लगाया जिसके कारण उसके चेहरे पर धूल जम गई, अब उसके मुंह में धूल चला गया। तो दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। अब लेखक दूसरे दिन स्कूल पहुंचता है, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम में लगा दिया। दूसरे दिन जब वाल्मीकि जी स्कूल पहुंचते हैं तो हेडमास्टर कलीराम ने उन्हें फिर दूसरे दिन भी झाड़ू लगाने का काम दे दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। तो पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी लेखक झाड़ू ही लगाता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तो उसके मन में एक तसल्ली थी कि कल भी झाड़ू लगाया, आज भी झाड़ू लगाया, तो अगले दिन मैं कक्षा में बैठूंगा, मुझे कक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। तो तीसरे दिन वाल्मीकि जो है वो तीसरे दिन जब स्कूल गए तो वहां पर जाकर चुपचाप कक्षा में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद हेडमास्टर कलीराम की दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा। तो लेखक कहता है कि मैं हेडमास्टर की दहाड़ सुन करके थर-थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। तो एक त्यागी के लड़के ने चिल्लाकर मास्टर साहब को बताया, कलीराम हेडमास्टर को बताया कि ये देखो कोने में ये बैठा हुआ था, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कोने में बैठे हुए थे। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन को पकड़ लिया, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। तो लेखक कहता है कि हेडमास्टर कलीराम ने मुझे उसी तरह पकड़ लिया जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे की गर्दन को पकड़ करके उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। हेडमास्टर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को गर्दन से पकड़ करके ले आकर के बरामदे में पटक देते हैं, ऐसा लेखक लिखता है। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। वाल्मीकि जी को ला करके बरामदे में पटक देते हैं और कहते हैं, चीख चिल्ला करके बोलते हैं, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। अर्थात तीसरे दिन भी वाल्मीकि जी को झाड़ू लगाने के लिए वो कहते हैं। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ उठा ली। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि डर करके मैं वो 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ मैंने उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस तरह से मैं कमजोर हो गया था, 3 दिन से मैं इस आस में था कि मुझे क्लास में बैठने दिया जाएगा, उसी तरह से अर्थात मेरे अंदर की जो उत्साह था वो मर गया था, अर्थात मैं सूख गया था, उसी तरह से सूख गया था जिस तरह से वो 3 दिन की सूखी हुई झाड़ू थी, अर्थात उसके जो पत्ते झाड़ू के पत्ते सूख गए थे 3 दिन होने के कारण। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। तो लेखक कहता है कि वो झाड़ू के पत्ते जो है सूख करके गिर गए थे और उसमें केवल क्या बचा था, सूखी सूखी टहनियां बची हुई थी, पतली पतली टहनियां बची हुई थी।
तो लेखक कहता है कि झाड़ू सूख गया था और उसके जो पत्ते थे वो झड़ गए थे, उसमें सिर्फ जो है पतली-पतली टहनियाँ ही बची थी। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे। तो लेखक कहता है उसे जो है थोड़ा-सा ये हुआ कि 3 दिन से मैं झाड़ू लगा रहा हूँ और मुझे कक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं, इसलिए वो जो है रोने लगा बच्चा। रोते-रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रोते-रोते पूरे मैदान में झाड़ू लगाने लगे। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। तो लेखक कहता है मैं झाड़ू लगा रहा था मैदान में, उसी समय मेरे पिताजी उस स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। तो वो जो है उसके पिताजी लेखक को मैदान में झाड़ू लगाते देख करके वहां पर रुक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी यूं क्या कर रहा है? तो उसके पिताजी मैदान के बाहर थे, सड़क पर ही थे और वहीं से उन्होंने इनको जो है आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? मुंशी यूं क्या कर रहा है? अर्थात इनके पिताजी जो है वो क्या करते थे, इनको प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, मुंशी यूं क्या कर रहा है? तो उनके पिताजी ने इस बात को कहा। लेखक के पिताजी ने मैदान के स्कूल के बाहर से ही आवाज लगाई, मुंशी यूं क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी कहा करते थे। तो लेखक कहता है कि मेरे पिताजी मुझे प्यार से मुंशी कहते थे और उन्होंने मुंशी कहकर ही मुझे पुकारा कि तुम क्या कर रहे हो? उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। तो लेखक कहता है कि मैं उनको देख करके फपक करके रोने लगा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। तो लेखक कहता है कि वो स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, तो लेखक को रोता देखकर उसके पिताजी बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? तो उसके पिताजी बोले कि मुंशी जी तुम रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? तो उनसे पूछते हैं उनके पिताजी कि ठीक से बताओ कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पिताजी को बात बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं। तो लेखक ने अपने पिताजी से बताया कि हेडमास्टर कलीराम जो है मुझसे 3 दिन से झाड़ू ही लगवा रहे हैं। तो इसमें जो है मुंशी जी प्यार से कौन बुलाता था? लेखक को मुंशी जी प्यार से कौन बुलाता था? तो उसके पिताजी बुलाते थे उसे प्यार से मुंशी जी। तो इस बात को याद रखना है। कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते थे। तो लेखक कहता है कि 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं और कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। लेखक के पिताजी ने उसके हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक देते हैं। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। लेखक कहता है कि पिताजी के आंखों में आग सी गर्मी उतर आई थी। पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। तो लेखक कहता है कि पिताजी काफी गुस्सा में आ गए थे और उनकी जो है लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ लगवाए? वो जो है चीख करके बोलते हैं, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ लगवाए है? अर्थात कौन मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है? पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, जिससे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। तो पिताजी जब उस लेखक के इस तरह से तेज से बोला कि कौन मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है, तो पूरे स्कूल में यह आवाज गूंज गई और सारे मास्टर और हेडमास्टर सभी लोग बाहर आ गए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। तो कलीराम हेडमास्टर तो चूंकि बहुत दबंग थे, इसलिए उसके पिताजी को गाली देते हुए धमकाया भी, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मेरे पिता लेखक कहता है कि मेरे पिताजी पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। तो लेखक कहता है कि उस रोज जिस हौसले और साहस से मेरे पिताजी ने हेडमास्टर का जो सामना किया था, मैं उसे कभी जीवन में भूल नहीं पाया। अर्थात मैं वहीं से थोड़ा साहस मेरे अंदर आया। ये तो पहली घटना हो गई कि स्कूल में हेडमास्टर ने उस बच्चे वाल्मीकि जी के साथ कैसे कैसे बर्ताव करता था। अब दूसरी घटना में क्या है? लेखक कहता है कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तागाओं हिंदू और मुसलमान के घर तथा घेरे मकान का बैठक खाना तथा मवेशियों के बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। दूसरी घटना में लेखक बताता है कि मेरी माँ जो थी बहुत मेहनत करती थी और वो 8-10 तागाओं के घर जो है काम करती थी। क्या काम करती थी? तो वहां जो है जहां पर जानवर रहते थे वहां की साफ सफाई करती थी और जहां पर वो सब उनका बैठक खाना था, मकान का बैठक खाना था, अर्थात जहां पर लोगों की बैठक होती थी वहां की भी साफ सफाई करती थी। ऐसा लेखक बताता है दूसरी घटना में। इस काम में मेरी बहन तथा भाभी तथा जसबीर और जनेसर दो भाई माँ का हाथ बटाते थे। तो लेखक कहता है ये काम जो है माँ अकेले नहीं करती थी, बल्कि मेरी बड़ी भाभी और मेरे दोनों बड़े भाई भी इस काम में जो है उनका हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। तो लेखक कहता है कि जो सबसे बड़े भाई थे हमारे सुखबीर, वो जो है वार्षिक नौकर की तरह से इन तगाओं के यहाँ काम करते थे। तो लेखक बताता है कि ये तगा जो होते थे, तगा जो इनकी जात थी, इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के लोग होते थे। दोनों तरह के लोगों के यहाँ ये काम करते थे। प्रत्येक तगा के घर से 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस और बैल सामान्य बात थे। तो लेखक कहता है कि प्रत्येक तगा के घर पर 10-15 मवेशी सामान्य रूप से रहते थे।
उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर कुरणियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। तो लेखक कहता है कि जो गोबर होता था, जो जानवर होते थे, उनका जो गोबर रहता था, उसको ले जाकर या तो कुरणियों अर्थात घूरे में डालना पड़ता था, या फिर जो है जहां पर उपले बनती थी वहां पर ले जाकर उसको डालना होता था। और ये गांव के बाहर था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। तो लेखक कहता था कि ये बहुत दुर्गंध भरा काम था, और इसके बदले जो मिलता था 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज मिलता था, अर्थात वो 5 सेर अनाज जो है वो लगभग 2.5 किलो के बराबर होता था। तो लेखक इस तरह से बताता था कि इतना मतलब श्रम साध्य काम करता था, लेकिन उसके बदले बहुत कम जो है मेहनताना मिलता था। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 से 12-13 किलो अनाज मिलता था। तो लेखक कहता है कि जिस परिवार में जिस तरह के यहाँ 10 मवेशी रहते थे, उसके घर से मुश्किल से साल भर में 10-12 किलो अनाज मिलता था, अर्थात 12-13 किलो अनाज ही साल भर में मिलता था, वो भी फसल के सीजन में मिलता था। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। तो लेखक कहता है कि जो है दोपहर के समय जो बची खुची रोटी रहती थी उसको चूहड़ों को दिया जाता था, और चूहड़ों के लिए जो रोटी बनती थी उसमें जो है जो भूसी रहती थी, जो आटे को चाल करके जो भूसी बचती थी, उसको भी उसमें डाल दिया जाता था आटे में, और उसकी रोटी बना करके इन चूहड़ों को दिया जाता। अर्थात जिस जात के जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उसी जात के लोगों को दिया जाता था, जो उसमें जो उनके घरों में काम किया करते थे, अर्थात जो लोग काम करते थे चूहड़ लोग, उनको ये सब इस प्रकार की रोटी बनाकर दिया करते थे। कभी कभी तो लेखक कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो जूठन होता था उसको भी वो सब भंगन की टोकरी में डाल देते थे, अर्थात जो भंगी लोग काम करने के लिए आते थे उनको ये सब दे दिया करते थे, अर्थात ये सब जो बची खुची रोटी भी रहती थी उसे भी इन सबको नहीं मिल पाती थी। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहड़ दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। तो लेखक कहता है कि जब इन तगाओं के यहाँ शादी ब्याह होता था, तो जो चूहड़ लोग रहते थे तो वो बड़ा बड़ा टोकरा लेकर के इनके दरवाजे के सामने बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। तो लेखक कहता है कि जो ये बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे, उन टोकरों में जो खाना खा चुके थे जब बारात वाले सारे लोग, तो उनके जो पत्तल रहते थे उन पत्तलों को उठा करके इनके टोकरों में डाल दिया जाता था, और उस पत्तल पर जो थोड़ा बहुत खाना बचा रहता था उसको ये सब ले जा करके इकट्ठा करते थे, अर्थात उस जूठन को इकट्ठा करके ये सब खाते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाइयाँ का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। तो लेखक बताता है कुछ जो है पूरी के टुकड़े रहते थे, कुछ एक आध मिठाई के टुकड़े रहते थे, थोड़ी बहुत सब्जी रहती थी, जिसको पा करके सभी लोग बहुत प्रसन्नचित होते थे। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए। तो इन सब की आशाएं जो रहती थी वो पत्तलों पर जो जूठन बचा रहता था उसी पर रहती थी, वही इन सबको मिलता था। तो ये सब सोचते थे कि अगर किसी बारात में इन सबको जूठन कम निकलता था, पत्तलों पर कम लोग छोड़ते थे, खाना बर्बाद नहीं करते थे, तो ये सब कहते थे कि बहुत भुक्खड़ लोग आ गए थे जो सारा खाना चट कर गए, क्योंकि अलग से इन सबको खाना नहीं मिलता था, उसी पत्तल पर जो जूठन रहता था उसी को इन सबको मिलता था। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। तो लेखक कहता है कि जो इस तरह की बारात में जो पत्तले में जो जूठन मिलता था, वो जब बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे तो उसके बारे में किस्से कहानियां बताते थे कि फलाने बारात में इतना जूठन मिला, इतना जूठन निकला कि उसको हम सब महीनों तक खाते रहे, अर्थात बहुत सारा जूठन मिला। तो चूंकि इनकी जिंदगी जो थी इस बहुत सारा कुछ जूठन पर टिकी रहती थी, तो इसलिए किसी बारात में अगर बहुत ज्यादा जूठन निकलता था तो वो इनके लिए एक कहानी सी बन जाती थी। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था, चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर। तो लेखक कहता था पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े जो एकत्र होते थे उन्हें जो है सुखा लिया जाता था। कैसे सुखाया जाता था? चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। तो चारपाई पे ये लोग कोई कपड़ा डाल देते थे और उस पर उस पूरी को जो है सुखाते थे। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था।
क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। तो लेखक कहता है कि जो चारपाई पर जो पूरियां सुखाई जाती थी, उस पर जो है कुत्ते, बिल्ली और मुर्गियों की नजर रहती थी, कौवों की भी नजर रहती थी, और ये सब मौका पा करके ही उस पर टूट पड़ते थे। इसलिए मुझे अक्सर उसकी रखवाली के लिए मुझे पहरे पर बैठाया जाता था। जरा सी आंख बची कि पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता। लेखक कहता है जरा सा भी आंख बची कि पूरियों को कौवे, मुर्गियां और कुत्ते लोग ये सब खा जाया करते थे। तो इसलिए जो है चारपाई के पास डंडा लेकर के उसकी रखवाली करनी पड़ती थी। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। तो लेखक बताता है कि ये जो सुखाई गई पूरियां हैं, ये बरसात के दिनों में बहुत काम आती है, अर्थात ये लोग सुखा कर रख लेते थे वो उन पूरियों को, और जो है बरसात के दिनों में खाया करते थे। बरसात के कठिन दिनों में जब मतलब खाने पीने की समस्या होती थी, उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली पूरियां पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में बड़ा मजा आता था। तो लेखक कहता है कि खाने की उस समय इस प्रकार से मतलब किल्लत रहती थी कि उन पूरियों को जो है बरसात के दिनों में उबाल लिया जाता था, और उनमें जो है बारीक नमक और मिर्च लगा करके खाने में बहुत आनंद आता था, ऐसा लेखक बताता है। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। तो लेखक कहता है कि इन पूरियों पर कभी कभी गुड़ डाल करके उसे मुलायम कर लिया जाता था, और उसे तब खाया जाता था। तो सभी लोग इसे बड़े चाव से खाते थे, अर्थात सभी को ये बहुत पसंद आता था। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो लेखक कहता है कि इन बचपन की बातों को जब मैं आजकल सोचता हूँ, तो मेरे मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। तो ये लाइन व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा जीवन था, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये लाल रंग का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। लेखक बताता है कि सब लोग इतना मेहनत करते थे, दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, और उनके पसीने की कीमत जो है सिर्फ जूठन मिलता था, अर्थात उनको शुद्ध खाना भी नहीं दिया जाता था, और फिर भी किसी को कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी, किसी को उस जूठन को खाने में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, किसी को कोई पश्चाताप नहीं होता था कि मुझे यही जूठन खाने के लिए मिल रहा है, अर्थात सभी प्रसन्नता पूर्वक उसे खाया करते थे। लेखक बताता है कि किस तरह से जिंदगी थी, उस जिंदगी को जब मैं आजकल सोच लेता हूँ, तो मेरे मन के भीतर कांटे से उगने लगते हैं, अर्थात जो मन है उसमें कांटे चुभने लगते हैं। जब मैं छोटा था, माँ पिताजी का हाथ बटाने माँ के साथ जाया करता था। तो लेखक कहता है जब मैं छोटा था, तो माताजी और पिताजी का हाथ बटाने के लिए मैं उनके साथ जाता था। तगाओं त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिले। तो लेखक अपने अनुभव को बताता है, जब वो छोटा था तो अपनी माँ के साथ, पिताजी के साथ उनका काम बटाने के लिए बचपन में जाया करता था, और जब तगा लोगों को खाते देख करके वो सोचता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। तो लेखक कहता है कि उसे इसी बीच एक घटना याद आ जाती है कि अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक के निवास पर कौन गया था। तो कौन गया था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र गया था। कौन गया था? सुरेंद्र गया था। तो वो किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गया था। तो वहां पर क्या घटना होती है, आइए आगे देखते हैं। रात में रुका, तो सुरेंद्र जो है लेखक के घर पर रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। तो लेखक कहता है कि मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना बनाकर खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, खाना खाते खाते कौन बोला? सुरेंद्र बोला। सुरेंद्र कौन था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। तो वो खाना खाते खाते सुरेंद्र बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। तो सुरेंद्र कहता है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो ऐसा कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। तो सुरेंद्र कहता है कि आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है, हमारे घर में ऐसा खाना तो कोई नहीं बना सकता, ऐसा सुरेंद्र कहता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। तो लेखक कहता है कि मैं बचपन की घटनाओं को याद करके जो है मैं विचलित हो गया, लेकिन मेरी पत्नी अपने खाने की तारीफ सुन करके काफी प्रसन्न हुई। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। तो लेखक कहता है कि मुझे बचपन की घटनाएं याद आने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो लेखक कहता है तब सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। तो लेखक कहता है कि सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी थी, और वो सुरेंद्र की बुआ थी। उसके अर्थात सुरेंद्र की तब पैदा भी नहीं हुआ था, और उसकी बड़ी बुआ की शादी थी।
उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। तो लेखक कहता है कि सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ मेरी माँ जो है सफाई करती थी। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। तो लेखक कहता है कि बेटी की शादी का मतलब होता था कि पूरे गांव भर की इज्जत का सवाल होता था। अगर बेटी की शादी में कुछ भी गड़बड़ होता था तो वो पूरे जो है गांव की इज्जत चली जाती थी उससे, ऐसे लोग महसूस करते थे। कहीं कोई कमी ना रह जाए, गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था। तो लेखक कहता है कि जो भी काम होता था वो जो है मेरे पिताजी करते थे शादी में, और उन्होंने इस शादी में गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो करके इकट्ठा किया था। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे पर बैठी थी। तो लेखक कहता है कि बारात जो है खाना खा रही थी, शादी में जो भी बाराती आए थे वो सब खाना खा रहे थे, और मेरी माँ जो है दरवाजे के सामने टोकरा लेकर के बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे। तो लेखक कहता है मैं और मेरी छोटी बहन माया जो है माँ से सिमट करके बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाइयों और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। तो लेखक कहता है कि हम माँ टोकरा लेकर बैठी थी और मैं और मेरी बहन उनसे सिमट कर बैठे हुए थे, इस आशा में बैठे हुए थे कि भीतर से जिन मिठाइयों और पकवानों की महक आ रही है वो हमें भी कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखा। जब सभी लोग खाकर चले गए तो सुखदेव सिंह त्यागी घर से बाहर आ रहे थे। तो मेरी माँ ने कहा, चौधरी जी यूं तो सब खाना खा के चले गए, महारो जकातों को भी एक पत्तल पर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन के इंतजार कर रहे थे। तो लेखक लिखता है कि मेरी माँ जो है जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ सुखदेव सिंह त्यागी को आता देखकर सुखदेव सिंह त्यागी से कहा कि चौधरी जी यूं तो सभी लोग खाकर चले गए हैं, हम जकातों को भी कुछ पत्तल पर कुछ दे दो। सभी लोग इसी दिन के इंतजार में रहते थे कि उनकी शादी होगी तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। ऐसे जो है लेखक की माँ सुखदेव सिंह त्यागी से कहते हैं। फिर सुखदेव सिंह त्यागी क्या जवाब देते हैं उसको सुनिए। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जकातों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। तो सुखदेव सिंह त्यागी जब जो है लेखक की माँ जब उनसे साफ खाना मांगती है तो सुखदेव सिंह त्यागी जो जूठन जो टोकरे में भरा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस टोकरे को उठा चूहड़ी और यहाँ से चलती बन, तू तेरी औकात क्या है जो तुम खाना मांग रही है। ऐसा सुखदेव सिंह त्यागी उससे कहते हैं, लेखक की माँ से कहते हैं, जिसका जिक्र लेखक जो है इस अपनी आत्मकथा में करता है। और ये बात उसे तब याद आती है जब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र उनके घर जाता है और जब वो उनकी पत्नी जो है उसे खाना खिलाती है और वो खाने की तारीफ करता है, तब उसे ये घटना याद आती है। और तीसरी घटना जो लेखक ने इस पाठ में शामिल किया है, लेखक की आत्मकथा से जो इस पाठ में शामिल किया गया है वो क्या है, आइए देखते हैं। उन दिनों 9वीं कक्षा में था। तो लेखक कहता है कि मैं उन दिनों किस कक्षा में था, लेखक 9वीं कक्षा में था। जब ये घटना घटित हुई तो लेखक किस कक्षा में था, तो लेखक 9वीं कक्षा में था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस घटना के समय लेखक किस कक्षा में पढ़ रहा था। तो घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। घर की आर्थिक हालत कैसी थी लेखक की, बहुत कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। लेखक बताता है कि हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि एक एक पैसे के लिए हम सभी को खटना पड़ता था। मेरे पास पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। लेखक अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है कि मेरे पास पुस्तकें हमेशा कम ही रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहे के जिम्मे था। तो लेखक अपनी दयनीय स्थिति को बताते हुए कहता है कि मेरे पास हमेशा पुस्तकें कम रहती थी और मैं दोस्तों से मांग करके काम चलाता था। कपड़ों की भी यही स्थिति रहती थी, जो मिल जाता था वही पहन लेता था, जो खाना वक्त पर मिल जाता था वही खाना खा लेता था। और एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक कहता है कि उस समय जो है जो पशुएं मर जाते थे उसको उठाने का काम भी, अर्थात मरे हुए पशुओं को उठाने का काम भी ये चूहे लोग ही करते थे। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। तो लेखक कहता है कि जिसके घर में जो चूहड़ लोग काम करते थे, जिन तगा के घर जो चूहड़ काम करते थे, उन्हीं चूहड़ों को उनके घर के मरे हुए पशुओं को भी उठाना पड़ता था, ऐसा लेखक बताता है। उसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। तो लेखक बताता है मरे हुए पशुओं को उठाने के लिए कुछ भी मेहनताना या मजदूरी वो सब नहीं देते थे। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो लेखक कहता है कि एक मरे हुए जानवर को उठाने के लिए कम से कम 4-6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती के बाहर आकर चिल्लाता था। तो लेखक कहता है कि जिस भी तगा का जानवर मरता था उसे मरे हुए जानवर को उठाने में के लिए जल्दी लगी रहती थी कि कितनी जल्दी इसको उठाकर ले जाए।
और वो आकर के चूहड़ों की बस्ती में चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। तो लेखक कहता है कि अगर देर हो जाती थी जाने में, पशुओं को उठाने में, तो वो गाली भी बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। तो लेखक बताता है कि इसको उठाने में कितनी, चूंकि 4-6 लोगों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए लोगों को इकट्ठा करने में अक्सर देरी हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। तो लेखक बताता है कि मरे हुए पशुओं को उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां। तो लेखक कहता है कि जो इतना श्रम साध्य काम होता है, 4-6 लोग मिलकर इसको उठाते हैं, ले जाते हैं दूर 2 किलोमीटर और वहां पर इसको रखते हैं, तो इतने श्रम साध्य काम के बदले क्या मिलती है? सिर्फ गालियां मिलती है। अगर देर हो जाती है तो इन सबको गाली भी मिलती है। तो इसी बात को लेखक कहता है, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। तो लेखक कहता है कि हम सब कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं, जहां श्रम का कोई मोल नहीं, अर्थात ये सब इतनी मेहनत करते थे और उसके बदले में इनको क्या मिलता था? जूठन। तो लेखक कहता है कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था सब। तो लेखक कहता है कि इनको इतना नहीं दिया जाता था कि ये सब भी कुछ अच्छा खा पी कर और अच्छा पहन सके, अर्थात इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, अर्थात इनको इस तरह से षड्यंत्र करके इनको निर्धन बनाए रखने का प्रयास किया जाता था, ऐसा लेखक का मानना है। तो ये लाइन जो है, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था ये सब। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। तो लेखक कहता है कि मरे हुए जो पशु होते थे उनकी खाल निकाली जाती थी और वो जो है मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में बिक जाया करती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। तो लेखक कहता है कि उन दिनों जो है एक पशु की खाल को लगभग 20-25 रुपए में बिक जाया करती थी। लेखक कहता है कि आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने को मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। तो लेखक कहता है कि जो मरे हुए पशु होते थे उनकी जो खाल निकाली जाती थी वो जो है 20 से 25 रुपए में बिकती थी, लेकिन उसको उठाने का खर्च जो होता था और ले जाकर के चमड़ा बाजार में बेचने का जो खर्च होता था, सारा खर्च निकालने के बाद उसमें से 10-15 रुपए ही बच पाते थे। लेकिन जो है लेखक कहता है कि ये 10-15 रुपए भी उस समय तंगी के दिनों में बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी, इसलिए ये सब उसे छोड़ नहीं पाते थे। लेखक एक घटना का जिक्र करते हुए कहता है कि एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा और उठ नहीं पाया, मर गया। तो लेखक कहता है कि एक दिन ब्रह्मदेव तगा का जो बैल था वो खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया और वहीं पर वो मर गया। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। तो जो है ब्रह्मदत्त तगा का के यहाँ ये सब काम करते थे और चूंकि जिसका बैल, जिसका जानवर मरता था उसके यहाँ जो काम वहाँ करने वाले चोड़े होते थे उन्हीं को उठाना पड़ता था। तो इसीलिए लेखक के परिवार को की ये जिम्मेदारी थी कि ये उसके मरे हुए बैल को उठाएं। तो लेखक कहता है कि बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं हुआ। तो लेखक बताता है कि बस्ती में कुछ ही लोग थे, लेकिन वो सभी उस बैल को उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। माँ ने चाचा से बात की। तो लेखक कहता है कि मैं जब कोई नहीं तैयार हुआ तो मेरी माँ ने मेरे चाचा से बात की, वे तैयार हो गए। तो उसके चाचा जो है बैल को उठाने के लिए तैयार हो गए। वे जाने को तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, तो वो अकेले काम नहीं कर सकते थे। तो लेखक कहता है कि उनके साथ किसी न किसी को जाना पड़ता, अकेले खाल नहीं उतार पाएंगे। तो लेखक कहता है कि वो खाल उतारने में अकेले सक्षम नहीं थे, इसलिए उनके साथ किसी न किसी को जाना पड़ा। मैं उस समय स्कूल में था। तो लेखक कहता है कि मैं उस समय स्कूल में पढ़ने गया था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। तो लेखक कहता है कि जब कोई नहीं मिला उनके साथ जाने के लिए तो माँ ने मुझे ही बुलाया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। तो लेखक कहता है कि माँ मुझसे वो काम नहीं कराना चाहती थी, लेकिन जो खाल बेच करके जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उसे वो छोड़ पाना भी नहीं चाहती थी, उसे वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे स्कूल से हार करके बुला लिया। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। लेखक कहता है कि हार कर माँ ने, जब कोई मेरे चाचा के साथ जाने वाला नहीं मिला तो उन्होंने मुझे ही हार करके भेजा। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर थे। तो लेखक कहता है कि मेरे चाचा जो थे वो सोलहड़ मतलब जो है एकदम कामचोर किस्म के व्यक्ति, बस सारा दिन ढोल तमाशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। तो लेखक कहता है कि मेरे जो चाचा थे वो बहुत कामचोर थे और दिन भर ढोल और ताशों के बीच में लगे रहते थे और काम से कतराते थे।
तो लेखक कहता है कि वो कतराते थे लेकिन वो साथ में गए और उन्होंने खाल उतारने शुरू की। जो मरा हुआ जानवर था, बैल था, उसकी खाल उतारनी उन्होंने शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। तो लेखक कहता है कि मैं खाल उतारने में उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे-धीरे चल रहा था। तो लेखक कहता है कि चूंकि चाचा इस काम में एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए उनका हाथ धीरे-धीरे चल रहा था। चाचा में पिताजी जैसी कुशलता नहीं थी। तो लेखक कहता है कि जिस तरह से जितने एक्सपर्ट इसके पिताजी थे खाल उतारने में, उतने एक्सपर्ट उसके चाचा नहीं थे। अतः खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। तो लेखक कहता है कि खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे, क्योंकि चाचा जो है बहुत एक्सपर्ट नहीं थे खाल उतारने में। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। तो उसके चाचा ने एक छुरी उसके हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। तो लेखक कहता है कि मेरे चाचा ने मुझे एक छुरी पकड़ा दी और उन्होंने कहा कि अब तुम भी धीरे धीरे खाल उतारो। तो लेखक कहता है छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, अर्थात वो कभी खाल नहीं उतारा था, तो छुरी पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। अजीब से संकट में फंस गया था। तो लेखक कहता है मैं अजीब से संकट में उस समय फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। तो उसके चाचा ने छुरी चलाने का उसे ढंग सिखाया। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। तो लेखक कहता है कि जैसे जैसे खाल उतर रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर का जो रक्त था वो जम रहा था। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। तो लेखक कहता है कि चूंकि वो बच्चा था और उसने कभी खाल नहीं उतारा था, तो ये सब घटनाएं उसे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। इसलिए लेखक कहता है कि जिस तरह से खाल उतर रहा था, उसी तरह से मेरे अंदर का जो रक्त था वो जम रहा था। आगे क्या लेखक कहता है, मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। तो लेखक कहता है कि इस घटना के साथ मैं मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी दलदल में फंस रहा हूँ। मैं उबरना चाहता था, हालत मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। लेखक का कहना है कि मैं वो काम नहीं करना चाहता था, अर्थात मैं खाल को उतारना नहीं चाहता था, लेकिन वहां पर मेरे चाचा भी जो है उस खाल को नहीं उतार पा रहे थे और वो भी उतारना नहीं चाहते थे, जिसके कारण मैं उस दलदल में अर्थात दलदल रूपी उस काम को कर रहा था, अर्थात मजबूरी में मैं उस काम को कर रहा था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। तो लेखक कहता है कि वो घटना मुझे जीवन भर याद है और जिस तपती हुई दोपहरी में मैंने उस यातना को भोगा था, वो उसके जख्म जो है हमारे मन पर, हमारे तन पर हमेशा ताजा बने हुए हैं। आगे लेखक कहता है चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। जब खाल उतर गई तो उसके चाचा ने जो खाल थी उसको जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया। तो लेखक कहता है जो खून लगा था जमीन पर फैलाने के बाद जमीन ने उस खून को सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। तो लेखक कहता है कि चाचा ने खाल को सुखा करके उसकी चादर से गठरी बांध ली और गठरी को लेकर वो चलने लगे और लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था, ऐसा लेखक बताता है। बोझ के कारण चाचा को तेजी से चलना पड़ रहा था। तो लेखक कहता है चूंकि वो भारी था खाल और उसको लेकर के चलने के लिए लेखक कहता है कि चूंकि खाल जो है भारी था और उसके चाचा उसको लेकर चल रहे थे, तो भारी होने के कारण वो जल्दी जल्दी तेजी से भाग रहे थे। तो लेखक कहता है मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जा रहा था। तो लेखक कहता है कि वो तेज चल रहे थे, जिसके कारण मैं चूंकि बच्चा था, इसलिए मुझे लगभग भागते हुए दौड़ते हुए चलना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वे थककर बीड़ी पीने बैठ गए। तो लेखक बताता है कि वो थोड़ी देर बाद जो है थककर बीड़ी पीने के लिए बैठ जाते हैं। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती है। तो लेखक कहता है कि तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी, इसलिए वो सब ये काम कर रहे थे। लेखक कहता है कि बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। तो लेखक कहता है कि बसेड़ा जाने वाली, वहां बसेड़ा नामक स्थान पहुंचा पड़ता था और उधर उधर जाने वाली सड़क के पास ये लोग पहुंच चुके थे और वहीं पर बस अड्डा भी था। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी, यहाँ से आगे ले जाओ, तुम थक गया हूँ। तो उसके चाचा ने गठरी उतारकर जमीन पर रख दिया और लेखक से कहा कि इससे आगे तुम ले जाओ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। ऐसा लेखक के चाचा ने लेखक से कहा। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। तो लेखक कहता है कि उस रोज मैंने चाचा से बहुत विनती की कि चाचा मैं नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन चाचा इस बात को नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। तो लेखक कहता है चूंकि इस लेखक के स्कूल में छुट्टी का समय हो गया था, इसलिए लेखक याचना कर रहा था अपने चाचा से कि चाचा तुम ये भीड़ पार करा दो, क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी का समय हो गया है और सभी बच्चे आते होंगे, वे सब मुझे इसको ले जाते हुए देखेंगे तो मुझे स्कूल में बहुत तंग करेंगे। ऐसा लेखक अपने चाचा से कहता है, लेकिन उसके चाचा कुछ भी सुनते नहीं है। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज में चाचा से कहा,
किंतु वे नहीं पसीजे। तो लेखक कहता है मैंने उनसे रुआसी आवाज में कहा, रो करके कहा, लेकिन वो एक भी बात से नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। तो उसके चाचा ने उस गठरी को उठा करके लेखक के सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। तो लेखक कहता है कि जितना मेरा वजन था, मेरे वजन से गठरी का वजन बहुत ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। तो लेखक कहता है कि लेकिन मजबूरी में मुझे उसको उठा करके चलना पड़ रहा था। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। तो लेखक कहता है कि बस अड्डे की उस परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला कि मेरा मन ही जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख ना ले। तो लेखक को लग रहा था कहीं कोई बच्चा, मेरा साथी मुझे देख ना ले, नहीं तो वो मुझे बहुत चिढ़ाएगा। कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। तो लेखक कह रहा है कि अगर कोई पूछ बैठेगा कि सर पर क्या रखे हुए हो, स्कूल नहीं गए, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई। तो लेखक कहता है कि वो इतना भारी था कि घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। तो कह रहा था लेखक कि मेरी टांगे जवाब दे गई, अर्थात वो थक गया था। उसे लग रहा था कि अब गिरा कि तब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। तो लेखक कहता है कि गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटना पड़ा था, क्योंकि जो है मेरी बस्ती जो है एक दूसरे किनारे पर पड़ती थी। मुझे उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी। तो उसकी हालात को देख करके, थका हुआ हालात देख करके उसकी माँ रो पड़ी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। तो लेखक कहता है कि मुझे देखकर मेरी माँ रो पड़ी, क्योंकि मैं जो है सिर से पांव तक पूरी तरह से गंदगी से भर गया था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। तो लेखक कहता है कि मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे और मैं पूरी तरह से गंदगी से एकदम लिपटा हुआ था। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा। तो उसकी बड़ी भाभी ने उसकी माँ से क्या कहा, इनसे ये ना कराओ। तो उसकी बड़ी भाभी ने उसकी माँ से कहा कि इनसे ये सब ना कराओ, अर्थात ये सब काम इनसे मत कराओ, वाल्मीकि जी से ये सब काम मत कराओ। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक की भाभी ने कहा कि इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो, अर्थात इनको पढ़ने दो, ये सब काम इनसे मत कराओ। भाभी की ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। तो लेखक कहता है कि भाभी की ये शब्द जो है मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं, अर्थात लेखक की भाभी ने लेखक को जो है एक तरह से प्रोत्साहित किया कि तुम ये सब काम मत करो और तुम पढ़ाई लिखाई का काम करो, कुछ और अलग काम करो। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो लेखक अपनी आत्मकथा में लिखता है, मैं तो यद्यप उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन अभी भी लाखों लोग उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं, अर्थात वही सब काम आज भी वो सब कर रहे हैं। लेखक ने जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हुए अपनी आत्मकथा में जिन बातों को जिक्र किया था, उन्हीं में से 3 घटनाएं ये इस पाठ में समाहित किया है। तो आशा करते हैं कि आप सबने जूठन नामक पाठ को, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, उसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और उसके प्रमुख प्रमुख सूक्ष्म बिंदुओं को बहुत गहराई से समझा है। तो आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।